Hi everyone, welcome to Simply Explain. Today our topic is positivism and its criticism. Positivism की जो थ्योरी है ये ऑगस्ट कॉम्टे की थ्योरी है. ऑगस्ट कॉम्टे इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. ऑगस्ट कॉम्टे की जो थ्योरी है पॉजिटिविज्म की, वो एक दूसरी थ्योरी से निकल कर आती है, थ्योरी ऑफ या फिर लॉ ऑफ 3 स्टेजेस से. वी विल स्टडी व्हाट इट इज. लेट्स बिगिन पॉजिटिविज्म. So positivism came from law of 3 stages. ये जो law of 3 stages की थ्योरी है, इससे positivism निकल कर आया. इसी से ऑगस्ट कॉम्टे में यही बेसिस हुआ. बेसिस ऑफ positivism is law of 3 stages. ऑगस्ट कॉम्टे का बेस positivism को लाने का यही थ्योरी थी. उसने ही ये थ्योरी दी थी. लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की थ्योरी भी ऑगस्ट कॉम्टे की ही है. सो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या कहता है? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ये कहता है कि ह्यूमन नॉलेज जो है, जो ह्यूमन बींग्स की कॉन्सेप्शन, जो ह्यूमन बींग्स की कंसेप्शंस हैं या फिर ह्यूमन बींग की नॉलेज है, वो 3 स्टेजेस से पास होकर आती है. स्टेज 1 से स्टेज 2 से स्टेज 3 से 3 तक. स्टेज 1 को थियोलॉजिकल स्टेज कहते हैं. इन थियोलॉजिकल स्टेज मैन जज्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सुपरनैचुरल बींग्स. उसके लिए हर चीज सुपरनैचुरल बींग्स थी. उसको सन, मून, रिवर, सब चीजों में भगवान दिखाई देते थे. और वो सब चीज़ों की, यू मस्ट हैव हर्ड, सन की पूजा करते थे. और जो केवमेन्स होते थे वो टैबू बना के पूजा करते थे. चलो वो मेटाफिजिकल में पढ़ेंगे. सन की पूजा करते थे, रिवर्स की पूजा करते थे. गंगा रिवर की पूजा आज भी होती है. सो थियोलॉजिकल स्टेज में मैन ने हर चीज़ को एक सुपरनैचुरल बीइंग का दर्जा दिया. हर चीज़ को उसने बोला कि पूरी जो दुनिया है वो किसी न किसी एक पावर से गवर्न हो रही है. सुपरनैचुरल पावर है वो, जिस चीज़ से वो गवर्न हो रही है. इस स्टेज में, थियोलॉजिकल स्टेज में, सबसे पहली बार एक ह्यूमन बीइंग की अवेकनिंग हुई. उसने इस स्टेज में ह्यूमन बीइंग एनिमल से डिफरेंशिएट करने लग गए. मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट्स को भी दूर निकाल के उसने एक सुपरनैचुरल बीइंग को अपना एक यूनिवर्स माना. उसने बोला कि यूनिवर्स में एक पावर ऐसी है जो हमसे भी बड़ी है, और उसको उसने सुपरनैचुरल बीइंग्स का दर्जा दिया. अब ये सुपरनैचुरल बीइंग्स उसने हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ढूंढना शुरू कर दिया. सन को, मून को, रिवर को, रॉक्स को, सब चीज़ों को उसने सुपरनैचुरल बीइंग्स का दर्जा दिया. ओके, दिस इज कॉल्ड थियोलॉजिकल स्टेज वेयर मैन जज्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स. अब ये थियोलॉजिकल स्टेज भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. लेट मी ओके, थियोलॉजिकल के भी ना 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं. द फर्स्ट स्टेज इज फैक्टिज्म. The second stage is polytheism, and third stage is monotheism. अभी पढ़ेंगे होता क्या है. फैक्टिज्म का मतलब हुआ कि हर चीज में भगवान है, हर चीज एनिमेट. इन दिस स्टेज मैन कंसिडर्ड एवरीथिंग एज एनिमेट. हर चीज एनिमेट है फैक्टिज्म में. फैक्टिज्म. पॉलीथिज्म में पॉलीथिज्म में क्या हुआ? पॉलीथिज्म में मैन स्टार्टेड बिलीविंग that there are multiple gods. Okay, for every different aspect of life there is a different god. Poly मतलब many, theism मतलब related to god और abstract power. ठीक है, तो पॉलीथिज्म में मैन ये सोचने लगा कि हर एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए डिफरेंट गॉड है और डिफरेंट तरीके से वो यूनिवर्स को कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है. एंड इन मोनोथिज्म, मोनो मीन्स वन. In monotheism, man started believing that multiple gods नहीं है, और ये जो multiple gods का जो आइडिया है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि सिर्फ एक भगवान है, एक ही ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट पावर है जो कि हमारे यूनिवर्स को या ह्यूमन लाइफ को रेगुलेट कर रही है. ठीक है, तो थियोलॉजिकल स्टेज में क्या हुआ? सब चीज़ें सुपरनैचुरल बीइंग्स के तरीके से जज की गई. 3 स्टेजेस में ये फिर से डिवाइडेड था, फैक्टिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म. फैक्टिज्म में हर चीज़ एनिमेट है, हर चीज को उसने बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट एनिमेट है. फिर पॉलीथिज्म में बोला कि डिफरेंट एस्पेक्ट डिफरेंट एरियाज को गवर्न करते हैं, और डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट गॉड्स है, मल्टीपल गॉड्स है. उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे आए कि यार ये मल्टीपल गॉड्स का वो जो आइडिया है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूअस है. तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि सिर्फ एक ही ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट पावर है और उसके अलावा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है. After theological stage, the human mind moved into different stage, that is stage 2, called the metaphysical stage. Okay,
मेटाफिजिकल स्टेज में मैन बिलीव कि सिर्फ और सिर्फ एक गवर्निंग पावर और एक गवर्निंग फोर्स है जो कि इंटेंजिबल है, आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। और उसने ये कंक्लूजन निकाला कि मैन ये बोला कि सिर्फ एक ही पावर है, एक फोर्स है जो कि यूनिवर्स को गवर्न कर रही है और ये इंटेंजिबल इन नेचर है। और मैन ने बोला हेंस इन दिस स्टेज मैन नो मोर बिलीव्स इन गॉड बट ही बिलीव्स इन एन इनविजिबल पावर, मतलब भगवान में उन्होंने एज सच बिलीव नहीं करा बट एक इनविजिबल पावर पे वो बिलीव करते थे मेटाफिजिकल स्टेज पे। थियोलॉजिकल स्टेज इज ऑल सुपरनैचुरल बीइंग्स, है गॉड है। मेटाफिजिकल में उसने बोला कि एक इनविजिबल पावर है। नाउ आफ्टर मेटाफिजिकल स्टेज मैन मूव टू साइंटिफिक स्टेज। इस स्टेज को पॉजिटिव स्टेज भी बोलते हैं, इफ यू वांट, ओके। साइंटिफिक स्टेज इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में क्या हुआ, मैन स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द फैक्ट्स दैट कैन बी क्लासिफाइड, ऑब्जर्व, जनरलाइज। ये हमने पढ़े थे साइंस के की फीचर्स हैं। तो मैन क्या करने लगा, साइंस में बिलीव करने लगा, रैशनैलिटी में बिलीव करने लगा, और उसने ये क्या कहते हैं पॉजिटिव स्कूल बनाया, पॉजिटिव स्टेज बनाया, जिसमें उसने अपनी रैशनैलिटी और अपनी ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर लिया, रैशनैलिटी प्लस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इससे आया पॉजिटिव स्कूल। नाउ पॉजिटिव स्कूल, जब ऑगस्ट कॉम्टे ने ये थ्योरी दी, इस थ्योरी के बाद उसने निकाला थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, जो कि पॉजिटिव स्कूल से आई थी, सॉरी पॉजिटिव स्टेज से आई थी, इन लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ये कौन सी स्टेज है, 3rd स्टेज थी। तो पॉजिटिविज्म में क्या हुआ, पॉजिटिविज्म का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ह्यूमन माइंड को, पॉजिटिविज्म की थ्योरी ये कहती है कि अगर आप ह्यूमन माइंड को एक्सटेंड कर दो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकम्पलिशमेंट सिर्फ और सिर्फ साइंस की मदद से अचीव कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड से ही अचीव कर सकते हैं। तो ये जो साइंटिफिक मेथड था उसे कहते थे पॉजिटिविज्म, साइंटिफिक मेथड, ओके। जस्ट एज नेचुरल फिनोमिना नेचुरल लॉज से गवर्न होता है, जस्ट एज नेचुरल फिनोमिना इज गवर्न बाय नेचुरल लॉज, इन द सेम वे social phenomena they are governed by some laws which are not understood in theological or metaphysical stage. जो social phenomena हैं उसको आप metaphysical stage मतलब abstract forces के थ्रू नहीं समझ सकते और God के थ्रू समझ नहीं सकते, उसके लिए आपको scientific method की जरूरत पड़ेगी। This is all what Auguste Comte gave. So इस scientific approach को जब social phenomena में लगाया गया उसको कहते हैं theory of positivism. Theory of positivism is applying scientific approach to social phenomena, okay? इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर ब्रिजेस के 2 एग्जाम्पल्स थे, एक डेथ ऑफ अ पर्सन बाय टेकिंग पॉइजन और दूसरा स्लीप प्रोड्यूस बाय ओपियम। अब एक पर्सन ने पॉइजन कंज्यूम करा, ओके? एक पर्सन ने पॉइजन कंज्यूम करा, तो जो थियोलॉजिकल स्टेज के लोग थे, थियोलॉजिकल स्टेज के लोगों ने बोला कि दिस इज द विल ऑफ द गॉड। मेटाफिजिकल ने बोला कि जो पैदा होता है वो तो बाउंड है, एक ना एक दिन उसकी मौत होनी है, ठीक है। इट इज नेचुरल लॉ दैट वन हु टेक्स बर्थ इज बाउंड टू डाई। बट साइंटिफिक स्टेज के लोगों ने क्या कहा, साइंटिफिक स्टेज के लोगों ने ये बोला, जब डॉक्टर ने बॉडी को एग्जामिन करा, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो ये निकल कर आया कि जो पर्सन है उसकी डेथ किससे हुई है, पॉइजन लेने से हुई है। एक पर्सन की अगर डेथ हो गई तो थियोलॉजिकल ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी थी, उसकी डेथ हो गई। मेटाफिजिकल स्टेज वालों ने बोला कि ये तो नेचुरल लॉ है, जो एक बारी जिंदगी दुनिया में आया उसको एक ना एक बार मरना होता ही है। बट साइंटिफिक स्टेज के लोगों ने कहा लेट्स कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर ने देखा, बॉडी को एग्जामिन करा, पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट निकल कर आई, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये पता चला कि उसकी जो डेथ हुई है वो पॉइजन लेने की वजह से हुई है, ठीक है। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 स्टेजेस। दूसरा है स्लीप प्रोड्यूस बाय ओपियम। अब इसमें भी 3 लोग हैं। थियोलॉजिकल स्टेज के जो लोग थे अरब्स, उन्होंने बोला कि ये विल ऑफ द गॉड है, कि क्या कहते हैं ओपियम की वजह से स्लीप प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है, विल ऑफ द गॉड है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने ये बोला कि ये क्या है, हाँ सॉरी, मेडिकल स्टूडेंट्स ने ये बोला, या फिर उन्होंने बोला कि ये ओके सॉरी स्लीप प्रोड्यूस बाय ओपियम में क्या है, थियोलॉजिकल उसने बोला कि गॉड की मर्जी है, इट इज द विल ऑफ द गॉड। फिर
मेडिकल स्टूडेंट्स या मेटाफिजिकल स्टेज के लोगों ने बोला कि ये तो ओपीएम का इफेक्ट है, ओपीएम कोई भी कंज्यूम करता है तो उससे नींद आती है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या करा, या फिर एक साइंटिफिक स्टेज के बंदे ने क्या करा, उन्होंने पहले एग्जामिनेशन करा उसका, फिर ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करा कि कौन सा ड्रग है, फिर उसको क्या करा, उसको क्लासीफाई करा कि इसका जो रिजल्ट निकला है वो और किस किस ड्रग्स में निकलेगा। तो ऐसे करके एक प्रोसेस फॉलो करा साइंटिफिक स्टेज के लोगों ने। डिड यू अंडरस्टैंड? स्लीप तो बेसिकली थियोलॉजिकल कैसा सोचते थे, मेटाफिजिकल कैसा सोचते थे और साइंटिफिक कैसा सोचते हैं, ये डॉक्टर ब्रिजेस के एग्जाम्पल में हम समझते हैं। नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म का जो क्रिटिसिज्म है, सबसे पहला है कि ह्यूमन बींग्स इमोशनल बींग्स होते हैं। पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, जो है ह्यूमन बींग का जो डेवलपमेंट है, जो माइंड है, वो अपनी सबसे बेस्ट जो अचीवमेंट कर सकता है वो साइंटिफिक स्टेज में कर सकता है या साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स एक इमोशनल बींग्स हैं। इमोशनल बींग्स का मतलब वो क्या करेंगे, वो अपने कल्चर को भी ध्यान में रखेंगे, वो एथिकल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखेंगे, कॉमन सेंस को भी ध्यान में रखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ रैशनैलिटी के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे नहीं सोच सकते, उनको और भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज कि जब आप कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स को नंबर्स में डिवाइड कर देते हो तो उसका एसेंस खत्म हो जाता है। वही चीज़ ऑगस्ट कॉम्टे ने करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये देखना है कि फ्रेंडशिप, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, अगर आपको किसी भी बंदे के साथ फ्रेंडशिप का लेवल आइडेंटिफाई करना है तो आपने एक पैरामीटर बना लिया कि जो लोग दिन में जितनी बार उससे फ़ोन पे बात करते हैं वो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। बट दिस इज़ नॉट हाउ यू कैलकुलेट सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें उनका इमोशनल कनेक्ट या ट्रस्ट तो हमने कैलकुलेट नहीं करा। और अगर कोई बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है, डज नॉट मीन दैट पर्सन इज नॉट बीइंग अ गुड फ्रेंड टू यू। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म में ये भी क्या कहते हैं, इन्होंने क्या करा, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नंबर्स में डिवाइड करने के चक्कर में उसका एसेंस खो लिया। अब द थर्ड वन इज कि कॉम्टे का ये जो मानना था वो ये था कि जो सोसाइटी है वो लॉज के थ्रू ही चल सकती है। अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर है तो ही सोसाइटी फंक्शन कर सकती है। बट क्रिटिक्स ने बोला कि क्या कहते हैं, critics say this ignores the people and make choices are unpredictable. For example, if two people grow up in the same tough neighborhood, one might become a doctor while other might choose a different path like art. Exactly. इन्होंने क्या बोला कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बताया कॉम्टे ने कि ऐसे ही लाइफ चलती है, ऐसे ही सब फंक्शन करते हैं। बट दैट इज नॉट ट्रू। ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, डायनामिक। अगर एक नेबरहुड में दो बच्चे एक फैमिली में दो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, लॉयर्स हैं दोनों, तो जरूरी नहीं है दोनों बच्चे लॉयर्स बने, हो सकता है एक डॉक्टर बन जाए, हो सकता है एक आर्टिस्ट बन जाए। तो ये क्या कहते हैं, बहुत डिफरेंट होता है। कॉम्टे का जो अजम्पशन था या एनालिसिस था कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोसाइटी फंक्शन करती है, तो वो वैसा सच नहीं है। यू कैन सी आज के लाइफ में क्राइम रेट कितना है। अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नॉर्म्स के बेसिस पे सोसाइटी चलती तो क्राइम होता ही नहीं। बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज ऑल फॉर पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिसिज्म। पॉजिटिविज्म की शुरुआत लॉ ऑफ 3 स्टेजेस से हुई थी। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो 3 स्टेजेस में पास होकर आता है। जो लास्ट स्टेज है साइंटिफिक स्टेज, वो ही बेसिस बना थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म का। थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म कहता है कि जब आप साइंटिफिक अप्रोच को सोशल फिनोमेना में लगाते हो तो वो पॉजिटिविज्म होती है। और ये भी ऑगस्ट कॉम्टे की ही थ्योरी थी। और ये काफ़ी इस बात करते हैं कि रैशनैलिटी को हमें ध्यान में रखना चाहिए, लॉजिकल बेसिस होना चाहिए। और ऑगस्ट कॉम्टे का मानना था कि एक रैशनल और ऑब्जर्वेशन जब मिल जाती है तो वो पॉजिटिविज्म बनाती है। उसके बाद वी सॉ 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्टर ब्रिजेस, जिसमें उन्होंने एक बताया डेथ ऑफ अ पर्सन बाय टेकिंग पॉइजन और दूसरा बताया स्लीप प्रोड्यूस बाय ओपियम। डेथ ऑफ अ पर्सन में थियोलॉजिकल कैसे बिलीव, ये दोनों एग्जाम्पल्स में थियोलॉजिकल स्टेज के लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिलीव क्या होता है, मेटाफिजिकल का बिलीव क्या होता है और साइंटिफिक का बिलीव क्या होता है, हमने देखा। एंड द लास्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ ऑगस्ट कॉम्टेज थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, जिसमें पहला है कि सोसाइटी जो ह्यूमन बींग्स है बहुत डायनेमिक और इमोशनल है और आप सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर आप एक वो रैशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ एज वेल। दूसरा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, जब आप कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स को जब आप क्वान्टिफाई करते हो तो उनका एसेंस खराब हो जाता है। एंड द थर्ड इज एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोसाइटी फंक्शन नहीं करती है। सोसाइटी इज ऑल्सो डायनेमिक, इट विल कीप चेंजिंग एंड ह्यूमन बीइंग इज डायनेमिक एंड पीपल make unpredictable choices. That is all for today. Please do like, share and subscribe, and thank you for watching. Please share your ideas, opinions or techniques or any other comments that you have, or write to us at everythingsimplyexplained@gmail.com.